हाय गाइस। तो बच्चों, आप लोगों का कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है और फास्ट ट्रैक में हमारा मटेरियल कॉस्ट चल रहा है। तो आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना मटेरियल को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार मटेरियल पूरा रिवाइज करा देता हूं जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है। तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस कुछ भी नहीं होता, आपको पता है 3 तरीके की कैटेगरी होगी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो होती है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लाइक 70%। कैटेगरी सी वो होती है जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, सपोज 10%। और क्वांटिटी में उल्टा होता है, कैटेगरी ए 10 होता है, कैटेगरी सी 70 होता है, कैटेगरी बी रिमेनिंग होता है। क्वेश्चन में कभी भी मिनिमम मैक्सिमम आ रहा हो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपन चले गए थे ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब जहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी मिनिमम आ रही हो या रेलेवेंट और एसोसिएटेड कॉस्ट हमारी मिनिमम आ रही हो। सर मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि आपका ओसी और सीसी बराबर हो या ओसी और सीसी का जो सम है वो मिनिमम आ रहा हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्री इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। डिस्काउंट के केस में आपका परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होता है और डिस्काउंट के केस में अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दे रखा है, किसका परसेंटेज? परचेज प्राइस का परसेंटेज दे रखा है तो चेंज होगा। अमाउंट में दे रखा है चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन ने बोल दिया चेंज नहीं करना तो सर हम भी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा डिस्काउंट ही नहीं है तो परचेज कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ओसी और सीसी। लेकिन अगर कभी कभी परचेज प्राइस अलग अलग है तो वो वाली कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाती है। यहां तक अपन ने सब पढ़ लिया था, सारे क्वेश्चन के स्पेसिफिक पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन चले गए थे अलग अलग लेवल्स पे। अलग अलग लेवल पे सबसे पहले अपन ने पढ़ा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले, पहला मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। साथ में बोलो, जल्दी बोलो, साथ में हम प्लस क्या करेंगे? तो अपन प्लस करेंगे एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम। ठीक है सर। मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल के साथ जोड़ोगे क्या? जल्दी बोलो, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। अब यहां पर एक चीज आपको बतानी थी, वैसे बता रखी है। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूले में रीऑर्डर क्वांटिटी है। अगर कभी भी रीऑर्डर और ईओक्यू अलग अलग होगा तो आप हमेशा रीऑर्डर क्वांटिटी को लेना। सेम है तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर अपन चलेगा एवरेज में। एक फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2 और दूसरा फॉर्मूला है रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक, कुछ भी बोल सकते हो। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल सेम होता है। डेंजर लेवल क्या होगा? एवरेज यूसेज और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीड टाइम। कौन सा लीड टाइम? इमरजेंसी परचेज वाला। ठीक है आओ जी। बाकी अपन ने इसके क्वेश्चंस करे थे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सारा कुछ कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। आओ पहले तो कुछ बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पहले इनको निपटाते हैं। आ जाओ देखो, क्वेश्चन नंबर है बेटा 24। ठीक है निकाल लो। आ जाओ देखते हैं। दी ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स इज 5000 kg। दी ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आर ओ क्यू आपको दे रखा है। ठीक है सर। मैक्सिमम लेवल दिया है 8000 kg, मैक्सिमम लेवल भी दिया है। मिनिमम यूसेज दे रखा है 50 घंटे, लेकिन ये 1 घंटे का है। 50 kg है और 50 kg 1 आवर का दे रखा है। ठीक है सर। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 दिन। बेटा रीऑर्डर पीरियड 4 दिन में है, अगर ये दिन में है तो कंजम्पशन भी दिन में होनी चाहिए। ठीक है। डेली वर्किंग आवर्स कितने हैं? डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे है। ठीक है बिल्कुल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। अब मुझे रीऑर्डर लेवल निकालना है। आओ तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले मेरे को आरओएल निकालना है। तो आरओएल का एक फॉर्मूला तो होता है मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम, और मेरे पास दोनों का डाटा गिवन ही नहीं है। मैं लिख दूं डाटा नॉट गिवन। डाटा गिवन ही नहीं है इस वाले फॉर्मूले का, तो अब रीऑर्डर लेवल कहां से निकालूं? चाहो तो आप आराम से देख लो भाई, मेरे को डाटा नहीं दे रखा इन दोनों का। सही है? हाँ सर सही है। अब आ जाओ, तो एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूले का नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या मैक्सिमम स्टॉक लेवल में भी आरओएल आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या क्या ले लूं? एक होगा आरओएल, एक होगा आरओक्यू, माइनस होगा मिनिमम कंजम्पशन और साथ में आएगा मिनिमम लीड टाइम। ठीक है। अब देखो इसमें डाटा गिवन है, जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है क्या? ये देखो आपको मैक्सिमम लेवल गिवन है 8000 किलो। मैक्सिमम लेवल बेटा गिवन है 8000 किलो। रीऑर्डर तो मेरे को निकालना ही है। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी ये भी गिवन है, ये देखो दे रखी है 5000।
रीऑर्डर क्वांटिटी है 5000। आगे मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम लीड टाइम तो हो गया 4 दिन, क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है 4 दिन है। बेटा अगर ये 4 दिन है तो इसी के साथ जो कंजम्पशन है वो भी तो दिन में होनी चाहिए। कंजम्पशन थी, यहां पर लिखता हूं सही से, तो जो कंजम्पशन है, अरे ये बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो कंजम्पशन है वो दे रखी है 50 kg पर आवर, ये 1 घंटे की है। और एक दिन में कितने घंटे काम होता है? एक दिन में काम होगा 8 घंटे। अगर एक दिन में काम होगा 8 घंटे, अब मैं बोल सकता हूं ना ये एक दिन की हो गई। हर घंटे 50-50 किलो मटेरियल लग रहा है, तो 8 घंटे में कितना लगेगा? वो एक दिन का हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप आंसर निकाल लो। तो ROL क्या हो जाएगा मेरा? प्लस 5000 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा? 50 इंटू 8 और इंटू में 4, 1600 हो जाएगा, है ना। और इधर है 8000, तो 8000 में से कितना माइनस? 5000 और 1600 को अगर मैं माइनस करूं तो उधर पॉजिटिव 3400, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा 3400। ये आ गया ROL। तो ROL आ जाएगा मेरा रीऑर्डर लेवल, कितना किलो आ जाएगा? 8000 में से माइनस कर दो, 4600 किलो। ROL आ गया मेरा 4600 किलो। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत नॉर्मल है, छोटे छोटे MCQ के लिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था MCQ के लिए। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। आओ अब यहाँ से अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्या है आज 25 MCQ के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इफ मटेरियल यूसेज पर डे, एक दिन की आपको दे रखी है 140, मटेरियल का यूसेज एक दिन का, लीड टाइम है 6 दिन, सेफ्टी स्टॉक है 8 दिन, आपको ROL निकालना है। अब देखो ROL का फॉर्मूला जिसमें सेफ्टी स्टॉक आए वो वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहां पर लिखता हूं ROL का फॉर्मूला। ROL का कौन सा फॉर्मूला? जिसमें सेफ्टी स्टॉक आता है, तो सेफ्टी स्टॉक साथ में आएगा एवरेज कंजम्पशन और साथ में आएगा एवरेज लीड टाइम, याद है। तो सेफ्टी स्टॉक के साथ होगा, यहां देखता हूं सेफ्टी स्टॉक, सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक देखो कितना है, सेफ्टी स्टॉक है 8 दिन का, तो सेफ्टी स्टॉक है बेटा 8 दिन का। आगे ले लेंगे हर दिन की कंजम्पशन कितनी है, ठीक है, प्लस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम है 6, जब कुछ नहीं दे रखा तो एवरेज 6 ही होगा, है ना। एवरेज लीड टाइम है 6 दिन और यहाँ पर इनकी 6 दिनों की कंजम्पशन ले लूंगा, ठीक है। तो कंजम्पशन कितनी कितनी दे रखी है बताओ? हर दिन की 140 यूनिट। अगर हर दिन की 140 यूनिट है तो सेफ्टी स्टॉक में भी 140 यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर भी 140 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक मतलब मैंने आपको बोला था सेफ्टी स्टॉक सीधा क्वेश्चन में दे रखा होगा, इस बार बोल दिया 8 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना है, तो एक दिन में जितना यूज हो रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा बोलो सर? 8 दिन का तो है सेफ्टी स्टॉक, ये तो आ गया 1120 और साथ में 6 दिन का है नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन, ये आ गया 840, तो टोटल आ गया मेरा, प्लस कर दो इसमें 1120, ये आ जाएगा 1960 kg, ये आ जाएगा हमारा 1960 kg है यूनिट, जो भी दे रखा है, शायद यूनिट्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ आ जाएगा यूनिट्स, देख लो यूनिट्स है, हाँ यहाँ पर यूनिट्स है, तो बेटा सही में यूनिट और केजी वेजी जो भी होगा वो सही तरीके से लगाना, ठीक है। चल सकते हैं आगे, बहुत नॉर्मल से 2 क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। आओ आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। आगे आओ 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल है, आओ देखते हैं। PQR Limited मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर Z, अगर रिक्वायर Z है मतलब Z जो है रॉ मटेरियल है और मेरे को रॉ मटेरियल ही चाहिए होता है, ठीक है सर। फॉलोइंग पर्टिकुलर वर कलेक्टेड फॉर द ईयर, कुछ पर्टिकुलर्स चाहिए होंगे, ठीक है सर। मंथली डिमांड ऑफ Z, मंथली डिमांड दे रखी है भाई Z की, अगर मंथली इतनी है तो यहां से इंटू 12 करके मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगा, सही है क्या? एनुअल आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर मतलब O आ जाएगा। रीऑर्डर पीरियड दिया तो मिनिमम हो गया 5, मैक्सिमम हो गया 8, अगर एवरेज निकालूंगा तो एवरेज हो जाएगा 13/2 6.5, एवरेज जहां लोगे पॉइंट में लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6.5 लोगे। कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे ही लगेगी। नॉर्मल यूसेज मतलब ये एवरेज दे दिया और मिनिमम और मैक्सिमम है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको घर में करना है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले निकालूंगा ROQ का मतलब EOQ निकालूंगा, और EOQ के लिए अगर आप देखो आपके पास A है, आपके पास O है, आपके पास C है, C लोगे 10% 60 का, EOQ आ गया। EOQ का मतलब है रीऑर्डर क्वांटिटी, जब रीऑर्डर आ जाएगा तो आगे सब कुछ निकल करके आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो एक बार आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है 26। अगर मैं जाऊं 26 पे, ये देखो ये रहा 26। सबसे पहले अपन ने EOQ निकाला, डेसिमल में आएगा तो अप्रोक्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये A हो गया, O हो गया, C हो गया, ठीक है। अब तो फॉर्मूले, जैसे रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूसेज मैक्सिमम लीड टाइम,
मिनिमम का रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज, एवरेज ये देखो एवरेज लीड टाइम 6.5 ले रखा है, फिर ROL ROQ मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम और एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि दो दो फॉर्मूले से आंसर दो, अगर डिटेल होती है तो दे दो, नहीं है तो एक से निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चल सकते ना आगे? हाँ सर चल सकते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 27 देखना। 27 मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या है। ठीक है, आओ आओ ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 27 में एक पॉइंट अच्छा है जिसके लिए इसको कैटेगरी ए में रख रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट देखो। SJ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। आप हर महीने 20,000 यूनिट बना रहे हो, तो बेटा यहाँ पर जो ये 20,000 है ये तो हो गया मेरा फिनिश गुड्स। क्या बात सही है? ये तो सर फिनिश गुड्स हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1500, मतलब ओ दे दिया। परचेज प्राइस 100 है, अगर परचेज प्राइस 100 है, ये देखो लास्ट में कैरिंग कॉस्ट दे रखी है तो सीसी भी आ जाएगा। सर ओ मिल गया, सी मिल गया, अब ए चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता था अभी तक जहां फिनिश गुड्स होते थे, तो ये जरूर दे रखा होता था कि एक फिनिश गुड्स में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, ऐसा डाटा दे रखा होता था ना, तभी तो आप ए निकालोगे। ए मतलब आप एनुअल रिक्वायरमेंट निकालोगे कि भाई एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की कितनी है, सही बात है ना। आओ पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है क्या कुछ। रीऑर्डर पीरियड है 5 से 7, 5 से 7 हो गया तो एवरेज 6 आ जाएगा। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 200 से 300, और एवरेज भी खुद निकाल के दे दी 250। अगर एवरेज खुद दे देता तो हमें निकालनी नहीं पड़ती। ठीक है, अब बेटा देखो हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका, आप ए नहीं निकाल सकते। आराम से बात को सुनना भाई, मेरे पास ए तो है ही नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ए कैसे निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 27 है, और यहां कराता हूं, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर है 27, सही है। आओ, तो सबसे पहले एक होगा ए, एक होगा ओ, और एक होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पहले जो दे रखा है पहले वो लिख देता हूं। तो ओ है 1500 और वो है 9.75% 100 का, तो ये हो जाएगा 1500 पर ऑर्डर दे रखा है। ये है 9.75% किसका, ये है 9.75% 100 का, तो ये आ गया 9.75, सही है। अब ए देखो, ए कैसे आएगा, रेड पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां हम ए लेंगे एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन, आपको एवरेज कंजम्पशन कैसे दे रखी है, हफ्ते की दे रखी है, कैसे दे रखी है पढ़ो। तो एवरेज कंजम्पशन एक हफ्ते की है, देखो ये सारा डाटा हफ्ते का था, तो एवरेज कंजम्पशन एक हफ्ते की। एवरेज कंजम्पशन जितनी भी पर वीक होगी, तो पूरे साल की निकालनी है मेरे को, क्योंकि पूरे साल में एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 52 वीक्स से। समझ आ रहा है? क्योंकि बेटा जो पहली लाइन में डाटा था वो फिनिश गुड्स का डाटा था, मैं फिनिश गुड यूज नहीं कर सकता। तो नीचे जो कंजम्पशन दे रखी होती है, कंजम्पशन तो हमेशा रॉ मटेरियल की होती है। अब अगर वो एक दिन की होती है तो 365 से मल्टीप्लाई होती, एक महीने की होती तो 12 से, वैसे ही एक हफ्ते की है तो 52 से। तो एवरेज कंजम्पशन है मेरी 250 है एक हफ्ते की, इनटू में 52 वीक्स, तो ये कितना आ जाएगा 250 है ना, 250 किलो हर हफ्ते लग रहे हैं, साल में 52 हफ्ते होते हैं, ये आ गया 13,000, ये आ गया 13,000 kg। यहाँ पर ए ऐसे निकलेगा, यही पॉइंट अच्छा था बस पूरे क्वेश्चन में। अब आप EOQ निकाल लो, EOQ का फॉर्मूला होगा 2AO अपॉन में C, तो 2A हो गया हमारा, ए कितना है, ए आ जाएगा 13,000, ए हो गया 13,000, और O हो जाएगा 1500, और इसके बाद C आ जाएगा 9.75। ठीक है, अब इसके ऊपर आप इसको सोल्व कर लो। आओ, 2 इंटू में 13,000, इंटू में है 1500, इंटू में है 1500, और डिवाइड में 9.75, 2000 यूनिट आ रहा भाई, तो आ जाएगा 2000 किलो, और यही हमारा क्या बन जाएगा, ROQ, सेम यही ROQ बन जाएगा। आगे का भी क्वेश्चन कर ही लो, पहला हो गया ROQ, फिर निकालना ROL, यही हो गया ROQ। अब आ जाओ, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में करना ROL, फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, आ जाओ बेटा देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, मैक्सिमम है 300 और लीड टाइम है 7, तो ये हो जाएगा 300 इंटू में 7, 2100 किलो। ठीक है, आ गया। और क्या बोला, अब तो फालतू है, अब तो आप जल्दी जल्दी कर लो। मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, देखो एक हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, और एक हो गया हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, सबके फॉर्मूला लिखो। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा ROL, ROQ माइनस में मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। आओ,
ROL है 2100, सही है सर। ROQ कितना है 2000, माइनस मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन 200 और लीड टाइम 5, 200 इंटू 5 मतलब 1000 हो गया। तो ये आ जाएगा 3100, आ जाएगा 3100 किलो, है ना, 3100 आएगा बिल्कुल। मिनिमम का फॉर्मूला होगा बेटा ROL माइनस में एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। तो ROL है 2100, एवरेज कंजम्पशन तो 250 थी और लीड टाइम 6 आएगा, तो यह आ जाएगा 250 और 6। तो 250 और 6 कितने हो गए मेरे, 250 इंटू 6 1500, 2100 में से माइनस कर दो 600, यह आ जाएगा 600 किलो। यहां तक सही है? हाँ सर। एवरेज क्या होगा, मैक्सिमम आया 3100, मिनिमम आया 600 और इसको लेकर के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3700 को डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा 1850 किलो। लो हो गया पूरा क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना पेपर में, ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट अच्छा था, आपको बस लास्ट में उसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। आराम से नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, ठीक है, आराम से नोट करो बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 हमारा हो गया, ठीक है। अब 28 और 29 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन पे लगाना कैटेगरी ए, ये भी कैटेगरी ए है और नीचे वाला भी कैटेगरी ए होगा। करते हैं आराम से करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख, ठीक है। और अगर 28 में कराऊंगा तो 29 तो आप खुद कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। देखो, ACE लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट EMM यूजिंग अ मटेरियल REX, मतलब जो EMM है ये फिनिश गुड्स हो गया, ये फिनिश गुड्स हो गया, और आप रेक्स का यूज कर रहे हो, तो ये जो रेक्स है ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल। यहां तक सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ EMM, मतलब फिनिश गुड्स को के एक यूनिट को बनाने के लिए 0.80 kg REX लग रहा है। तो 0.80 kg लग रहा है, मतलब दे रखा है कि एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है सर। एज पर द सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी, इट विल बी एबल टू सेल इतने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट EMM। तो बेटा फिनिश गुड्स है ना, कि फिनिश गुड्स के आप इतने यूनिट्स बेच सकते हो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये फिनिश गुड्स का है, क्योंकि EMM है तो फिनिश गुड्स का होगा। कंपनी डिजायर टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1 मंथ फोरकास्टेड सेल। क्या बोला है, आप क्लोजिंग स्टॉक कितना रखोगे, जितनी एक महीने की सेल है उतना क्लोजिंग स्टॉक भी रखोगे, तो ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी रॉ मटेरियल की, ये रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले परचेज प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, दोनों को जोड़ करके हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट, सही है ना। हाँ, एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम दिया, तो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस है, एवरेज है, यहां से सारा लीड टाइम आ जाता है, हमने पहले भी करा है, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज है, मिनिमम यूसेज है, यहां से चाहो तो एवरेज यूसेज आप निकाल सकते हो। एवरेज यूसेज आ जाएगी 150 और 90 240, 240 को 2 से डिवाइड कर दो, 120 किलो की आ गई एवरेज, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है 2100 kg है, किसका, रॉ मटेरियल का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10% ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो रॉ मटेरियल का भी सारा डाटा दिया, फिनिश गुड्स का भी डाटा दिया। अब सबसे पहले बोला EOQ निकालो और टोटल कॉस्ट निकालो EOQ के हिसाब से। अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में मेरे को EOQ के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो EOQ में यूज होता है A, और उस A का मतलब होता है कि बाहर से सामान कितना आया। आराम से बात को समझना बेटा, ए का मतलब होता है, ए होता है EOQ में, और EOQ का लेना देना होता है कि आप बाहर से सामान कितना लेकर के आ रहे हो, तो ए का मतलब परचेज होता है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे हर जगह जो यूज होगा वो कंजम्पशन यूज होगा, और परचेज और कंजम्पशन इस क्वेश्चन में अलग अलग होगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो आओ पहले आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं क्वेश्चन करने से पहले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 28 में स्टार्ट कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस लिख रहा हूँ, ये आपको पेपर में नहीं लिखनी, पर आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी, और वैसे हमारे नोट्स में भी है, अपन ने नोट्स में पहले लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स की सेल्स होगी, सेल्स में जोड़ूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा ओपनिंग स्टॉक, तो ये पता चल जाएगा मैंने फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कितनी करी। पहले तो ये पता चलेगा कैसे। एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है ना इक्वेशन की, ओपनिंग में प्रोडक्शन जोड़ते हो माइनस क्लोजिंग करते हो तो सेल्स आता है,
तो अगर इस इक्वेशन से मेरे को प्रोडक्शन निकालनी है तो ऐसे ही निकलेगी, सेल में क्लोजिंग जोड़ो, ओपनिंग माइनस करो, प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। ये प्रोडक्शन है फिनिश गुड्स की, कि फिनिश गुड्स कितना बनाया, ठीक है। अब इस फिनिश गुड्स से मुझे ये पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी। जैसे मैं आपको बोलूं कि फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन 1000 यूनिट हुई और हर यूनिट में 0.8 केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, तो कंजम्पशन मिल जाएगी। हाँ सर ठीक है। अच्छा, जब रॉ मटेरियल की कंजम्पशन मिल गई तो अब इसमें इसका क्लोजिंग जोड़ूं और इसका ओपनिंग जोड़ूं, मतलब सॉरी क्लोजिंग जोड़ूं और ओपनिंग माइनस करूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा बाहर से रॉ मटेरियल लेकर कितना आया, बाहर से रॉ मटेरियल लेकर कितना आया। क्यों, एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो इक्वेशन ये होती है, जैसे ये फिनिश गुड्स की इक्वेशन थी, ये रॉ मटेरियल की इक्वेशन है, ओपनिंग प्लस में बाहर से परचेज किसका कितना करा माइनस क्लोजिंग, तो कंजम्पशन आता है, कंजम्पशन आता है। तो अगर यहां से मुझे निकालना बाहर से परचेज कितना हुआ तो कैसे निकलेगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां तक सही है। हाँ, तो जो रॉ मटेरियल का परचेज है ये यूज हो जाएगा एज अ ए इन ईओक्यू, क्योंकि ईओक्यू का लेना देना होता है कि बाहर से खरीदा कितना। बाकी हर स्टॉक लेवल के लिए, हर स्टॉक लेवल के लिए मेरे को चाहिए होती है कंजम्पशन, है ना। और वैसे तो इस क्वेश्चन में कंजम्पशन दे रखी है, मतलब उसने दे दिया था मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब, नहीं दे रखा होता तो मैं यहां से यूज कर लेता। इतना समझ आया। देखो ये सब कुछ नोट्स में लिखवा रखा है, पहले नोट्स दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो नोट्स में पॉइंट भी वही खुला। अगर कभी भी मेरे को फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन निकालनी है तो सेल में क्लोजिंग जोड़ूंगा माइनस ओपनिंग करूंगा, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन आ जाएगी। फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल के यूसेज को मल्टीप्लाई करूंगा तो रॉ मटेरियल का यूसेज या कंजम्पशन आ जाएगा, जो बहुत सारे स्टॉक लेवल में यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक को प्लस माइनस ओपनिंग करूंगा तो रॉ मटेरियल की परचेज क्वांटिटी आएगी, जो ईओक्यू में ए की तरह हेल्प करेगी। ठीक है, हाँ सर। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब अपना क्वेश्चन करेंगे जो मेन सॉल्यूशन है, जो पेपर में करके आना है। ठीक है, यहां से लिखता हूं मेन सॉल्यूशन, सुनना। ये आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना, अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, हाँ सर। आओ, अब यहां से चालू होगा आपका मेन सॉल्यूशन। यहां से लिखता हूं मेन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेन सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या निकालने, यहां निकाल देता हूं प्रोडक्शन क्वांटिटी। फिनिश गुड्स की कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी है ये निकाल देता हूं। और फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे आएगी आपको भी पता है सर। सबसे पहले सेल्स ले लो, सेल्स में जोड़ दो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, और माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। सही है। आओ, तो पहले इतने डाटा पे अपन फोकस रखेंगे। तो सेल कितनी दे रखी है भाई अपने को, क्वेश्चन में सेल है 45,600, ये दे रखी है सेल। ठीक है, ये सेल दी हुई है 45,600 की, और ओपनिंग है 3150, और एक महीने की सेल जो है ये क्लोजिंग होगा जितना एक महीने की सेल है। तो 45,600 और 3150 पहले ये डाल देते हैं। 45,600 ओपनिंग है 3150 माइनस होगा, और क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग है एक महीने की सेल जितना। पूरे साल की सेल है 45,600, ये पूरे साल की है तो 12 महीने से डिवाइड, और एक महीने की चाहिए तो कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा बताओ, 45,600 डिवाइड बाय 12 कर दो, 3800, 3,800 ये आ गया। तो भाई प्रोडक्शन कितनी आ गई, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कितनी आ गई करना, 45,600 प्लस में 3800 माइनस में 3150 सॉरी 46,250 यूनिट, ये मेरी फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन आ गई। सही है, ये फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन हो गई। अब फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन के बाद आगे निकालता हूं रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, क्योंकि चाहिए होगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आओ, सबसे पहले रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मेरे को यहाँ पे परचेज निकालना है तो मैं ऊपर परचेज ही लिख दूं। रॉ मटेरियल का परचेज क्वांटिटी निकालनी है, परचेज कितना करूंगा, तो रॉ मटेरियल की परचेज क्वांटिटी कैसे आएगी बेटा, बहुत आसान है। रॉ मटेरियल की परचेज क्वांटिटी कैसे आएगी, सबसे पहले लिखूंगा कंजम्पशन। कंजम्पशन कितनी होगी, कंजम्पशन होगी जितना बनाया 46,250 यूनिट, इतने यूनिट तो आपने बनाए, और इतने यूनिट बनाने के लिए हर यूनिट में 0.80 kg का रॉ मटेरियल लगा है, तो हर यूनिट में लगा 0.80 kg। तो रॉ मटेरियल चाहिए कितना, चाहिए इंटू कर दो 0.8, 37,000 किलो तो चाहिए भाई, 37,000 किलो तो चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी प्लस कर दूं अगर क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, माइनस कर दूं ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, करना कितना आएगा। क्लोजिंग और ओपनिंग कितना दे रखा है, नीचे दे रखा था मेरे को रॉ मटेरियल का, ये रहा। ओपनिंग है 2100 और क्लोजिंग 10% ज्यादा है,
तो ओपनिंग है 2100 और ये है 10% ज्यादा, तो 2100 में जोड़ लो बेटा 10%, 2100 में जोड़ लो 10%, कितना हो जाएगा? 2100 में जोड़ लो 10%, 2310 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा मैं रॉ मटेरियल बाहर से कितना खरीदूंगा, परचेस आ जाएगा मेरा। परचेस कितना करा? 37,000 प्लस में 2310 माइनस 2100, 37210 की परचेज आ गई, 37210 kg की परचेज आ गई। अब मैं आगे अपना सारा क्वेश्चन कर सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हमने वर्किंग नोट बनाए, अब वर्किंग नोट्स, इसको वर्किंग नोट लिख लेना भले। ये हो गया आपका, अगर मेन सॉल्यूशन है ना, इसको लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, इसको लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो अपन ने इतना काम कर दिया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, आओ सबसे पहले पूछा ईओक्यू और उस पर टोटल कॉस्ट। पहले ईओक्यू पूछा और टोटल कॉस्ट पूछा, आ जाओ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट ईओक्यू, ईओक्यू के लिए चाहिए एओसी, तो ए आ चुका। ए होता है यही वाला जो परचेस बाहर से कितना खरीदा, इसी को ए बोलते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पूरे साल में चाहिए 37210 kg। ठीक है, ओ आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ऑर्डरिंग दे रखा है ना 240 है, और कैरिंग में आएगा 12% 25 का है ना, तो ये हो जाएगा 240, और 12% कैसे है, 2 और 10% है 25 का, तो ऐसे लिख देता हूं 2% प्लस 10%, टोटल मिला के हो गया 12%। कितने पे लगाऊंगा, 25 पे, तो 25 का 12% कितना हो जाएगा भाई, 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आओ ईओक्यू निकाल देते हैं। ईओक्यू कितना हो जाएगा, ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C, निकाल दो। तो ईओक्यू कितना होगा बोलो, 37210 इंटू में 2AO डिवाइडेड में C, 2440 आएगा, 2440 kg का ईओक्यू आ गया। ये तो हुआ पहला पार्ट। इसके साथ उसने टोटल कॉस्ट भी पूछी है, देखो उसने पूछा है टोटल कॉस्ट भी बताओ, तो ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट भी निकाल दो। आओ टोटल कॉस्ट, तो ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक आएगा पीसी, एक आएगा ओसी और एक आएगा सीसी। तो पीसी कितना होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट है 37210 और मल्टीप्लाई करोगे 25 से। ठीक है, ओसी कितना होगा, पूरे साल में चाहिए 37210, एक बार में 2440। ठीक है, और एक की कॉस्ट है 240। सही है, सीसी कितना होगा, गोदाम में एक बार में आएंगे 2440 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज हो गया, और साथ में हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट जो कि है 3 रुपए। सही है, आओ जी 37210 इंटू में कर देता हूं 25, ये कितना आ गया, ये आ गया 930 250। ये कितना हो जाएगा, 37210 डिवाइडेड में 2440, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 15.25, मल्टीप्लाई कर दो 240 से, ये आ जाएगा 3660। तो नीचे वाला भी 3660 ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2440 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में है बेटा 3, ये भी सेम आ रहा है 3660। सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ईओक्यू पे कितनी आ रही है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सबको प्लस करने से, 3660 प्लस कर दिया और 930 और 250, ये आ रहा है 937570, ये आ रहा है 937570। सही है, बोलो बेटा कोई दिक्कत या क्लियर है सब कुछ? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है रीऑर्डर लेवल निकालो और मैक्सिमम लेवल निकालो। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल, लेकिन उसके लिए लीड टाइम सही करना पड़ेगा, तो पहले लीड टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज लीड टाइम और डिफरेंस दे रखा है ना, एवरेज है 8, डिफरेंस है 6। तो यहाँ पर बनाता हूँ वर्किंग नोट बनाता हूँ, क्योंकि चाहिए होगा ना, वर्किंग नोट नंबर 3 बना देते हैं। आओ ठीक है, ऐसे बीच बीच में वर्किंग नोट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट ठीक है, यहाँ लिख दो कैलकुलेशन ऑफ लीड टाइम। आपको क्या निकालना है, अब लीड टाइम निकालना है। अभी तो कह रहा था क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आओ कैलकुलेशन ऑफ लीड टाइम, पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो लीड टाइम के लिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एवरेज है 8 और डिफरेंस है 6। तो पहली बात लिखता हूं एवरेज, एवरेज लीड टाइम है 6 दिन। अगर एवरेज लीड टाइम 6 दिन है तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम लीड टाइम प्लस में मिनिमम लीड टाइम अपॉन में 2 करके 6 आ रहा होगा। तो यहां से मैक्सिमम लीड टाइम प्लस में मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू 12 दिन हो गए। यहां तक सही है सब कुछ? ये हो गई एक इक्वेशन। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन दोनों का मिला करके 8। डिफरेंस 8 है ना, हाँ सर डिफरेंस है 6, सॉरी डिफरेंस 6 है, एवरेज 8 है, एवरेज 8 है, एवरेज 8 है, डिफरेंस 6 है। तो एवरेज को पहले 8 कर दो। ठीक है, एवरेज 8 है और डिफरेंस 6 है, तो डिफरेंस 6 में लिख दो मैक्सिमम लीड टाइम
माइनस मिनिमम लीड टाइम, हमेशा डिफरेंस में मैक्सिमम ही आगे आएगा, आपको पता है 6 है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से बोलूं तो मैक्सिमम लीड टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब क्या बनेगी इक्वेशन, 16 माइनस मिनिमम लीड टाइम। अब ये उठा करके इसमें डाल दो, तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 16 माइनस में मिनिमम लीड टाइम, आगे फिर से है मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू है 6, तो ये हो गया 16 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू 6, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम लीड टाइम। तो यहाँ से मिनिमम लीड टाइम आ गया बेटा मेरा 10 अपॉन 2 5, मिनिमम लीड टाइम आ जाएगा 5 दिन, है ना। तो अगर मिनिमम लीड टाइम 5 आ गया तो देखो, अगर मिनिमम लीड टाइम 5 हो गया तो देयरफॉर मैक्सिमम लीड टाइम आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम लीड टाइम कितना आ जाएगा, 16 माइनस 5 11 दिन, ये आ जाएगा 11 दिन। तो मैक्सिमम भी निकाल दिया और मिनिमम भी निकाल दिया, अब तो आएगा क्वेश्चन पूरा कर सकता हूँ। और इसमें तो कंजम्पशन वंजम्पशन सब दे रखी है, क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल कर सकते ना आगे। हाँ सर, वर्किंग नोट हो गया, अपन का पहला पार्ट हो चुका था, इसको नोट करना आराम से। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा क्या क्या है, कह रहा आरओएल निकालो और मैक्सिमम लेवल। आओ, एक निकालना है आरओएल और दूसरा निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है जी। सबसे पहले आरओएल निकालते हैं। आओ, आरओएल का फॉर्मूला बोलो। आरओएल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आरओएल प्लस में आरओक्यू माइनस में मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। आओ, तो मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम कितना आया, मैक्सिमम लीड टाइम है 11 दिन, और कंजम्पशन तो क्वेश्चन में दे रखी है, मैक्सिमम है 150, ये दे रखी है 150, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 150 इंटू 11। अब ऊपर वाली कंजम्पशन यूज मत करना क्योंकि दे रखी है ना, ये आ जाएगा 1650, ठीक है। कहीं तुम्हें लगे कि ये वाली कंजम्पशन जो आपने थी, इस कंजम्पशन का कहीं कुछ नहीं होगा, बेटा इस कंजम्पशन का यूज नहीं होगा क्योंकि नीचे कंजम्पशन दे रखी है, तो ये कंजम्पशन सिर्फ यूज होगी परचेस क्वांटिटी निकालने में, ठीक है। अच्छा हो, यहां तक हो गया। दूसरा वाला आरओएल, आरओएल कितना, आरओएल है 1650, आरओक्यू का मतलब होता है ईओक्यू, ईओक्यू कितना आया था 2440, ये आया 2440। मिनिमम कंजम्पशन और लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन है 90, मिनिमम कंजम्पशन है 90 और मिनिमम लीड टाइम कितना है भाई, मिनिमम लीड टाइम आ रहा है 5, करना 1650 2440 माइनस 450, कितना हो जाएगा 1650 में जोड़ दो 2440 माइनस कर दो 450, 3640 kg, ये आ गया 3640 kg। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक अभी भी बचा है, ठीक है, सही है सर। अगला बोला एक कंपनी प्लेसेस एन ऑर्डर ऑफ 7500 kg ऑफ रेक्स एट अ टाइम, कह रहा है 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये वाला पार्ट तो आप कर सकते हो। नॉर्मल है, ईओक्यू और नॉन ईओक्यू को कंपेयर करेंगे। आओ बता देता हूं कैसे होगा, देखो थर्ड पार्ट करके आप देखना, ठीक है, क्योंकि अब तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे होगा कॉस्ट कंपैरिजन, तो कॉस्ट का कंपैरिजन होगा, एक बार आ जाएगा ईओक्यू और एक बार आ जाएगा नॉन ईओक्यू। तो ईओक्यू में जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है कितनी होगी 2440, ठीक है। नॉन ईओक्यू में कितनी है, नॉन ईओक्यू में 7500 kg जिसमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, 7500 kg, ठीक है। साथ में परचेज प्राइस भी लिख देता हूं लो। तो परचेज प्राइस जो नॉर्मल था वो 25 था शायद, हाँ परचेज प्राइस नॉर्मल है 25 और यहां हो जाएगा 25 में से 2% माइनस कर दो, ठीक है। इस बेसिस पर आप सारी कॉस्ट निकाल लेना, 25 पे 2% माइनस कर दो 24.5 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सही है। अब आप निकाल सकते हो ना, तो एक निकलेगा पीसी, एक निकलेगा ओसी, एक निकलेगा सीसी, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट की वजह से फर्क कहां आएगा, डिस्काउंट की वजह से एक तो पीसी चेंज होगा, ओसी तो नॉर्मल निकलेगा, ओसी तो नॉर्मल निकलेगा जैसे नॉर्मल निकलता है, ठीक है। और सीसी में भी चेंज होगा क्योंकि सीसी जो है वो परसेंटेज है, तो परसेंटेज किस पे लगेगी, परचेज प्राइस पे। यहां परचेज प्राइस अलग है, यहां परचेज प्राइस अलग है, ठीक है। अब तो हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ सर अब कंफर्म हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल सकते हैं ना आगे, बोलो बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। आओ इसका आंसर दिखाऊं आपको, देखो अगर आप इसका आंसर देखोगे, पूरा आंसर हमारा मैच हो रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये आया, फिर 3700 आया, 37210 आया, ईओक्यू आया 2440, फिर उसके बाद अपन ने ये भी निकाल दिया था, 11 और 5 दिन भी आ गया, 1650 भी आ गया,
1650 के बाद क्या कहते हैं मैक्सिमम लेवल भी आ गया। अब बस ये आपको निकालना था, ये आप निकाल लोगे और कंपेयर कर लोगे, ठीक है। अच्छा ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट नहीं निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर निकाल रखी है, तो दो बार मत निकालना, आपने ईओक्यू पे कॉस्ट ऊपर निकाल रखी है, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 29, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सवाल। आओ देखते हैं क्या है, आराम आराम से चलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, कम से कम 4 से 5 बार पेपर में आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना। आदित्य लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट EXE, तो ये फिनिश गुड्स हो गया, और रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ये रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है सर। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 2 kg ऑफ DEE इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एज पर द सेल फोरकास्ट आप 10,000 यूनिट बेच सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला बोला बेटा कि जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो 200 किलोग्राम कम है EOQ से, मतलब ROQ और EOQ पहला ऐसा क्वेश्चन आया जहां अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ROQ, नॉट EOQ, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे दे रखी है 20 किलोग्राम ज्यादा होगी एवरेज से, तो जितनी एवरेज है, मान लो एवरेज 50 है तो मैक्सिमम 70 हो जाएगी, और अगर एवरेज और मैक्सिमम आ गई तो मिनिमम निकाल सकते हो, ठीक है सर। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 kg, और लिखा है आगे देखो केजी लिखा है, अगर केजी लिखा है दैट मींस ये रॉ मटेरियल का होगा, ठीक है सर। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल 4 से 8 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट EXE, तो ये हो गया फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग नहीं बताया, किसी का नहीं बताया, छोड़ो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 13.76, ये हो गई कैरिंग कॉस्ट जो कि परचेज प्राइस पे लगती है। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 720 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, 720 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा आपको पेपर पे और डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ये कौन सी कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेकिंग 364 डेज फॉर अ ईयर, पूरे साल में लेने हैं 364 डेज, ठीक है। फाइंड आउट फॉलोइंग, ये सब निकालना है, सबसे पहले ROQ निकालना है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें निकालनी है, धीरे धीरे करके करेंगे। पहला ROQ, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 29। तो मैं अपना क्वेश्चन कैसे चालू करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट 1 में क्या निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी हुई, कंजम्पशन एंड परचेज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, दोनों निकाल देंगे, कंजम्पशन भी और परचेज क्वांटिटी भी, किसकी, रॉ मटेरियल की। आओ तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, आप बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सेल्स, फिनिश गुड्स का। सेल में क्या जोड़ता है बोलो, सेल में जुड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, माइनस होगा ओपनिंग, अभी काम करा है आपने, ठीक है, और क्लोजिंग तो शायद दे भी नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतना करने के बाद आ जाएगा कंजम्पशन, कंजम्पशन नहीं सॉरी, इतना करने के बाद आएगा पहले प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स की कितनी प्रोडक्शन है। अब इस प्रोडक्शन से मैं पहुंच जाऊंगा कंजम्पशन पे, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है, फिर इसमें प्लस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, अब किसका क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, माइनस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर निकल करके आ जाएगा परचेस की, रॉ मटेरियल की परचेस कितनी है, जो मेरे को EOQ के निकालने के काम भी आएगा। यहां तक सही है, हाँ सर। पहले इतना आप नोट कर लो, फिर डाटा डालते हैं, आराम से नोट करो, ठीक है। इतना एक बार नोट कर लो आप, चलो आगे, हाँ सर चलो आओ। सबसे पहले सेल कितनी दे रखी है बेटा, सेल है 10,000, देखो अलग पेन से बताऊं, सेल है 10,000 की, क्लोजिंग नहीं है लेकिन ओपनिंग दे रखा है फिनिश गुड्स का 900, ठीक है। तो ओपनिंग है 900, सेल है 10,000, क्लोजिंग दे ही नहीं रखा, तो 10,000 में से 900 माइनस होंगे तो आ जाएगा 9,100। यहां तक सही है, हाँ सर यहां तक सब कुछ सही है, ये आ गया 9,100 यूनिट। अब कंजम्पशन कैसे निकालें, कंजम्पशन निकालेंगे 9,100 यूनिट, और एक को बनाने में 2 किलो लग रहा था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था एक को बनाने में 2 किलो लग रहा है, एक को बनाने में 2 किलो, तो ये कितना आ जाएगा 9,100 इंटू में 2, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आएगी बेटा 18,200, ठीक है। इसका भी क्लोजिंग नहीं दे रखा लेकिन ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग है 1000, ओपनिंग है 1000, तो रॉ मटेरियल की जो परचेज आएगी वो आएगी 17,200। यहां तक सही है, 17,200 किलो आप बाहर से ले करके आओगे, जिसको अपन ए बोलेंगे, और कंजम्पशन अगर यूज करनी है तो कंजम्पशन यूज होगी इसके बेसिस पर, सही बात है क्या, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले EOQ निकाल लेते हैं, आओ, क्योंकि EOQ आ गया तो ROQ बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। ये क्या करा था अपन ने, वर्किंग नोट बनाया था ना पहला, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ EOQ, सबसे पहले आप EOQ निकाल लो,
कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू के लिए ए चाहिए, ए हो गया 17,200 किलो, ए हो गया 17,200 किलो, ओ चाहिए और सी चाहिए, इतना डाटा चाहिए। हाँ सर, ओ देखो, ओ क्वेश्चन में दे रखा है, ओ लिखा हुआ कहीं, हाँ ये ना 720 था और ये था 13.76%, ये है 720 और ये है 13.76%। किस पर लगेगा? परचेस प्राइस पे। परचेस प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ ये दे रहा हुआ 125, ये होगा परचेस प्राइस पे हमेशा 125 पे, ठीक है। ये 720 है बेटा, जेड नहीं है वो, 720 है, ठीक है। आओ तो 125 का कर लो बेटा 13.76%, 17.2, ये आ गया 17.2। तो ईओक्यू कितना हो गया? ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में सी। बताओ कितना आएगा सर? 2 17,200, रुक जाओ, 2 इंटू में 17,200, ये हो गया। ओ कितना है? 720, डिवाइड में ले लो सी, सी है 17.2 और ये आ जाएगा 1200। ईओक्यू आ जाएगा 1200 किलो। अगर ईओक्यू 1200 है तो उसने रीऑर्डर के लिए देखो क्या लिखा है, उसने रीऑर्डर के लिए क्या लिखा था? रीऑर्डर क्वांटिटी जो है 200 कम है ईओक्यू से, 200 कम है ईओक्यू से। तो सबसे पहला पार्ट मेरा यहां सॉल्व हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 200 कम है ईओक्यू से, मतलब जितना ईओक्यू है उसमें 200 केजी कम कर दो, ठीक है। तो ये है 1200 माइनस 200, रीऑर्डर आ गया 1000 किलो। पहला आपने कर दिया, रीऑर्डर आ गया 1000 किलो। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ सर सही है, ठीक है। और क्या पूछा क्वेश्चन में? कह रहा है मैक्सिमम निकालो। क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल ये निकालना है, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मेरे को सारी कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन में देखो क्या लिखा है, कंजम्पशन पे लिखा है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे जो है वो 20 किलो ज्यादा है एवरेज से। यहां तक सही है? 20 किलोमीटर कह रहा हूं, 20 किलोग्राम ज्यादा है किससे? एवरेज से। आओ सबसे पहले एवरेज कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज कंजम्पशन या यूसेज, कुछ भी लिख दो, ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा कैसे आएगा? सबसे पहले एवरेज निकाल देता हूं, आओ। तो एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? एवरेज कंजम्पशन पर डे, एक दिन का। तो एक दिन का कैसे आएगा बेटा? पूरे साल का देखो ये दे रखा, पूरे साल का था 18,200, पूरे साल का कितना है? 18,200। अगर पूरे साल का 18,200 किलो है तो पूरे साल में दिन है 364, क्वेश्चन में लिखे हुए 364। तो पहले एवरेज बताओ। तो सर पूरे साल का 18,200 डिवाइडेड बाय 364, ये आ जाएगा 50 केजी पर डे। एक दिन का 50 केजी आ गया। अगर एवरेज आ गया तो मैक्सिमम के लिए क्या बोला था उसने? मैक्सिमम यूसेज या कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? सर एवरेज से 20 ज्यादा है, तो अगर ये 50 केजी है तो इसमें 20 केजी और जोड़ लो, ये हो गई मैक्सिमम, ये हो गई मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम आ सकती है ना? हाँ, तो मिनिमम कैसे आएगी? देखो मिनिमम यूसेज कैसे आएगी, ठीक है। मिनिमम यूसेज कैसे आएगी मेरी? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज होता है, सही बात है? हाँ सर। मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है अपना पता नहीं, मैक्सिमम पता है 70 है, डिवाइडेड बाय 2 और एवरेज है 50। तो यहां से मिनिमम यूसेज आ जाएगी, मिनिमम यूसेज आ गई 30 केजी पर डे। अपन ने सारी यूसेज निकाल दी क्योंकि आगे कहीं ना कहीं अपने को काम में आ जाएगी, सही है? हाँ सर। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में? कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, बस इसको नोट कर लो फिर निकालता हूं। मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल नॉर्मल है ना? आपको आराम से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। चलो आगे देखो। अब इसके बाद निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सेकंड रिक्वायरमेंट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और थर्ड पार्ट में मिनिमम, हाँ मतलब सी पार्ट में ना, थर्ड पार्ट मिनिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला आपको पता ही है, लिख लिया करो बेटा फॉर्मूला हमेशा। मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। मिनिमम का फॉर्मूला होगा ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। आओ ROL कितना? तो इसके लिए ROL निकालना पड़ेगा, हमने ROL निकाला थोड़ी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ROL निकालना पड़ेगा। आओ वर्किंग नोट में यहां निकाल देते हैं ROL का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम। जान के रेड पेन से अलग से निकाल दिया कि ये भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। कंजम्पशन कितना? तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आएगी हमारी, निकाली थी ना ऊपर। मैक्सिमम यूसेज कितनी है? 70, मैक्सिमम कंजम्पशन है 70 केजी
और लीड टाइम कितना है भाई, लीड टाइम है 4 से लेकर 8 दिन, तो यह आ जाएगा 8, ये आ गया 560 किलो। और अगर ये 560 किलो आ गया तो अब यहाँ चीजें डालो, ये हो गया 560। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा ROQ डालना है, यहाँ पे ROQ डालना है, AOQ नहीं। AOQ 1200 था पर मैं ROQ डालूंगा, ROQ है 1000, क्योंकि पहली प्रेफरेंस उसको दी गई है। मिनिमम है 50 kg और मिनिमम लीड टाइम कितना, मिनिमम लीड टाइम कितना था भाई, 4 दिन था, हाँ 4 दिन। सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। तो सर ये हो गया 1560 माइनस 200, 1360 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जो आएगा, अच्छा मिनिमम अपन ने गलत उठाया, 50 नहीं है ना, मिनिमम 30 है, सॉरी मिनिमम तो 30 kg है, हाँ ठीक है। तो 120, 1560 में से माइनस करोगे आप 120, ये आएगा 1440 kg, ठीक है। दूसरे में ROL लोगे, ROL कितना है 560 माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज 50 था और एवरेज लीड टाइम कितना हो जाएगा 4 + 8/2, तो 6 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया 300, 560 में से 300 माइनस कर दो 260, ये आ जाएगा 260 kg, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, ठीक है। और क्या पूछा है, कह रहा है इंपैक्ट ऑन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग EOQ। तो ये पार्ट तो आप कर ही सकते हो, आपको बस कॉस्ट कंपैरिजन करना है, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। तो कॉस्ट का कंपैरिजन करके दिखाना है, किसमें, एक है EOQ और एक नॉन EOQ। अब आप बोलोगे सर नॉन EOQ में क्वांटिटी कितनी लूं, तो EOQ कितना था, EOQ हो जाएगा 1200 किलो के हिसाब से करना, यहाँ ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 1200 और यहाँ पर हो जाएगा ROQ 1000, क्योंकि अभी जो मैं मंगा रहा हूँ नॉन EOQ का मतलब ROQ हो गया ना, ठीक है। क्योंकि वैसे हम EOQ और ROQ को सेम मानते हैं, पर इस क्वेश्चन में EOQ अलग है और ROQ अलग है। तो बस वो ये पूछ रहा है आपसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप EOQ को ऑर्डर ना करके ROQ को ऑर्डर करो, तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि नॉन EOQ में कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो बस ये बता देना कॉस्ट कितनी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आप OC और CC लेकर के भी क्वेश्चन करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का केस नहीं है, तो नॉर्मल OC CC से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। कर लोगे ना यहाँ तक, ये लो, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। जैसे देखो इसका आंसर दिखाता हूं एक बार आपको, क्वेश्चन नंबर है 29, ठीक है। ये देखो लास्ट में 29 पे आपने करा 1000 किलो के साथ और 1200 किलो के साथ, आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकाली, तो रेलेवेंट कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है 344 का, तो कंपनी के प्रॉफिट पे जो डिफरेंस आएगा वो 344 का आएगा, ठीक है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बेटा, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन मैं यहीं कराता हूं, आपको वैसे ही देखना है, जितना पार्ट सॉल्यूशन बुक से देखना बस उतना ही देखना, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा रीऑर्डर लेवल मक्खन हो गया एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, चल सकते ना यहाँ से आगे, हाँ सर बिल्कुल चल सकते हैं, चलो आओ, ठीक है। तो लगभग अभी तो 47 मिनट हुए और 47 मिनट में आप अपनी प्रोडक्टिविटी देखो बेटा, क्या मस्त, कोई फालतू बात नहीं करनी, टाइम ऑलरेडी अपने पास कम है, ठीक है। और बेटा मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ, आप फास्ट ट्रैक में इतना कर लोगे जितना आपने रेगुलर में नहीं करा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से करोगे, बस ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मस्त नंबर लेकर आओ, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता ही देता हूँ, जितने बच्चे मेरा फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी कॉस्टिंग रिवाइज करनी है तो आप जाओगे यूट्यूब पे, जब भी आपको कॉस्टिंग रिवाइज करनी है, ठीक है, आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करना मेरा नाम, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च करोगे, इस पे जाना चैनल पे, और चैनल पे जाते ही आपको देखो कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस मिल जाएगी, जैसे आपको दिखा देता हूँ, आप जाओगे वीडियोस पे, तो वीडियोस पे ये तो फास्ट ट्रैक के 3 लेक्चर डले, उनको छोड़ो, ये FM के डले। अब देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये कॉस्ट शीट, ये लेबर कॉस्टिंग, ऐसे सारे चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग पूरा रिवाइज करा रखा है 53 मिनट में, फिर है सर्विस कॉस्टिंग, सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, तो इनको जाके यहाँ से रिवाइज कर लेना। और अगर आपको स्टडी मैट भी देखना ना, ये देखो स्टडी मैट की पार्ट 1 2 की पूरी मैराथन डाली है, जिसमें सारा स्टडी मैट डिस्कस कर रखा है, तो स्टडी मटेरियल एक बार जाकर के देख जरूर लेना, क्या पता कोई नया क्वेश्चन हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। वैसे अपने मटेरियल में सब कवर हो रहा है, लेकिन रिवाइज करने के लिए देख जरूर लेना, ठीक है। कंपाइलर वंपाइलर सब कुछ डाला हुआ है बेटा, ठीक है। आओ आगे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सही है सब कुछ। आओ अगला टॉपिक है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो में समझना, ठीक है। जितने भी पार्ट में बीच में छोड़ रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, सब आएंगे कॉन्सेप्ट में, एक एक चीज क्लियर होगी, सुनना। आओ तो बेटा बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से करके इसको आगे बढ़ेंगे। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है मटेरियल का आवन जावन,
आवन जावन मेरी फैक्ट्री में कितना है। आजकल तो वैसे ही वॉर का गाना आ गया, आवन जावन, ठीक है। तो मटेरियल का आवन जावन मेरी फैक्ट्री में कितना है। जैसे लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, लेबर का आना जाना कितना है। वैसे मटेरियल टर्नओवर क्या होगा, सेल से रिलेटेड नहीं है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब आ रहा जा रहा कितना है। तो ऊपर क्या लूंगा, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया। ऊपर लूंगा रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है, ठीक है, ठीक है। ऊपर लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना करा, नीचे लेंगे एवरेज स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, ठीक है। ऐसे समझना, मैं अपने पूरे पीरियड में 10 लाख रुपए का कंज्यूम करता हूं रॉ मटेरियल, और ऑन एन एवरेज 2 लाख का मेरे यहाँ पे गोदाम में रहता है रॉ मटेरियल। तो मैं बोलूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। 5 टाइम का मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि 5 बार मटेरियल आ रहा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर कंजम्पशन आती है, नीचे क्या आता है, एवरेज स्टॉक। एवरेज कैसे निकलेगा और कंजम्पशन कैसे निकलेगी, दोनों आपको पता है। रुपए में निकालनी है, ध्यान रखना, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, यूनिट या केजी में नहीं, रुपया और रुपया। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बहुत आसान है, पेपर में 5-5 नंबर का आता है। और एवरेज तो आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। यहां तक सही है, हाँ सर यहां तक सही है। दूसरा सुनो, कभी कभी क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ डेज जब तक के लिए आपने इन्वेंट्री हेल्ड करके रखी अपने गोदाम में, तो वो कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात है, साल में कितने दिन होते हैं, 365, 12 महीने या 52 वीक्स, उसको ऊपर रखो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। जैसे आप एफएम में पढ़ते हो एवरेज क्रेडिट पीरियड कलेक्शन पीरियड, सेम वही है। 3 डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ते हो ना, तो यहाँ आएगा 365, 12 महीने या 52 वीक्स, और डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन के लिए आपने अपनी इन्वेंट्री को हमारे गोदाम में रखा है। और जितने दिन ज्यादा रखा है वो स्लो मूविंग है, जितने कम दिन रखा है वो फास्ट मूविंग है, क्योंकि जितने कम दिन है मतलब गोदाम में सामान आते ही तुरंत निकलता जा रहा है, आते ही तुरंत निकलते जा रहा है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट कभी लिखा है इश्यूज ड्यूरिंग द पीरियड, इशू का मतलब होता है कंजम्पशन कितनी हुई, एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग या मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, वो तो एवरेज हमने ऊपर भी पढ़ लिया, ठीक है। हाँ सर, आओ क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे अपने पास है 2-3 क्वेश्चन है, बढ़िया, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है फास्ट मूविंग मटेरियल बता दो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फास्ट मूविंग बताना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया, मिनिमम दिया, यहां से क्या निकल कर आएगा, एवरेज, एवरेज आ जाएगा। इशू ड्यूरिंग द पीरियड भी दे रखा है, इशू का मतलब क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन भी दे दी। एवरेज कॉस्ट भी बता दी, कॉस्ट कितनी है, क्योंकि मेरे को ऊपर भी रुपया चाहिए नीचे भी रुपया चाहिए, ठीक है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर करेंगे 30। आओ क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ आओ, तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहां लिखूंगा कैलकुलेशन, यहां लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सही है। लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मेरे पास है 2 मटेरियल, एक है मटेरियल एक्स, एक है मटेरियल एक्स, एक है मटेरियल वाई, एक है मटेरियल एक्स, एक है मटेरियल वाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर निकाल देते हैं हम एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा, यहां पर ही फॉर्मूला लिख लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, या मिनिमम मैक्सिमम है ना, तो मिनिमम मैक्सिमम ही लिखते हैं, मिनिमम प्लस में मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। पहले आप नॉर्मल केजी में निकाल लो, आओ पहले नॉर्मल केजी में। तो मिनिमम और मैक्सिमम 2500 और 1000, यह आ जाएगा 2500 और 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1750 किलो, ठीक है। ये 1750 किलो आ जाएगा अपना, हाँ बिल्कुल ठीक। इधर आ जाओ, इधर कितना आएगा बेटा, 1200 और 600, यह आ जाएगा 1200 और 600, 1800 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 900 किलो। यहां तक सही है, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज निकाल लिया आपने। दूसरा होता है इश्यूज या कंजम्पशन, इश्यूज को ही क्या बोलेंगे, दैट इज कंजम्पशन, इशू को बोलोगे कंजम्पशन। आओ कंजम्पशन तो सीधी सीधी दे रखी है, पहले केजी में ही लिख लो, केजी में कितनी दे रखी है, 31, 250 और 5400, 31, 250 केजी और 5400 केजी। यहां तक सही है सब कुछ, हाँ। अब आप देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा बेटा, यहां लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक या मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ऊपर आता है कंजम्पशन, ऊपर क्या आएगा कंजम्पशन रुपए में, और नीचे भी क्या आएगा एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री, ये भी कैसे आएगी रुपए में, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, रुपया रुपया पैसा पैसा। आओ कंजम्पशन कितनी, कंजम्पशन है 31,250 किलो, लेकिन ये किलो में है,
तो एक का प्राइस है 45, एक का प्राइस है 45। वैसे रुपए से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज है 1750 और एक का प्राइस है 45। सेम यहां पर कंजम्पशन है 5400 और नीचे आएगा 900 और प्राइस कितना बेटा यहाँ पर, इसका प्राइस है 60। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुपए से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। तो पहला आ गया 31,250 को डिवाइड कर दो 1750 से, 17.8586 ले रहा हूं उसको, 17.86 टाइम्स, ठीक है 17.86 टाइम्स। और दूसरा देखें तो दूसरा तो भाई मामूली सा आ गया 6 टाइम, 6 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कौन सा फास्ट मूविंग है कौन सा स्लो मूविंग है ये बताना, तो ये भी बता देते हैं। आओ आप निकाल लो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड निकाल लो। आओ इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालूंगा सर, 365 डेज डिवाइडेड बाय 17.86, यहां पर 365 डेज डिवाइडेड बाय 6, डेज तो बता नहीं रखे तो अपने 365 ले लिए, तो 365 को डिवाइड कर दो 17.86 से, ये आ रहा है 20.44 ले लूं, 20.44 डेज अप्रोक्सीमेटली 21 दिन ही मानो, क्योंकि लोअर राउंड ऑफ क्या होगा 21 दिन तक तो सामान रहेगा गोदाम में। ये आएगा 365 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 60.83 डेज, ठीक है। तो 60.83 डेज का मतलब हो गया 61 डेज, ठीक है। चाहे 0.5 से कम आ रहा हो तो भी हम अपर राउंड ऑफ ही करेंगे, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख भी दो, यहाँ आ जाएगा 21 दिन क्योंकि इतने दिन तक तो रहेगा, और यहाँ पर 61 डेज, ठीक है, यहाँ तक सही। अब आप बताओ एक सामान है जो 21 दिन तक, क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग मतलब कितने दिनों के लिए फैक्ट्री में रहा, एक रहा 21 दिन, दूसरा रहा 61 दिन, तो जो 21 दिन रहा वो फास्ट मूविंग है ना। तो यहाँ पर लास्ट में अपन दे देंगे कमेंट, तो कमेंट क्या आ जाएगा बेटा, जो कम दिनों के लिए रहा वो है फास्ट मूविंग, ठीक है, और जो ज्यादा दिनों के लिए रहा वो क्या हो गया, स्लो मूविंग, ठीक है। तो आप बताओ मैं नॉर्मल बोल सकता हूं, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है वो फास्ट मूविंग होगा, क्योंकि उसका आवन जावन ज्यादा है, आना जाना आवन जावन बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। दूसरे का आना जाना आवन जावन बहुत कम है सर, ठीक है। या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोले तो जिसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज्यादा है वो स्लो मूविंग है, जिसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम है वो नॉन मूविंग है, स्लो मूविंग मतलब फास्ट मूविंग, सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल हो गया आराम से, ठीक है। और इसको चाहो तो टेबल बना देना, बाकी नॉर्मल है, एक एक चीज आपको निकाल के आनी है, ठीक है। आओ यहां तक हो गया क्वेश्चन खत्म, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में 5-5 नंबर का आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन तो पेपर में आया है बहुत बार, अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, रुपए में दे रखी है सारी डिटेल, रुपए में स्टॉक दिया है बिगिनिंग और क्लोजिंग, यहां से आ जाएगा एवरेज, एवरेज आ जाएगा सीधा, एवरेज आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ, परचेजेस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो ओपनिंग है, परचेज और क्लोजिंग लोगे तो कंजम्पशन आ जाएगी और एवरेज आ जाएगा। पहले बोला टर्नओवर रेशियो निकालो, फिर बोला बताओ कौन सा फास्ट मूविंग है, दिन कितने मान रहे हैं, दिन मान रहे हैं 360 दिन, बहुत आसान क्वेश्चन, दिन कितने मान रहे हैं 360 डेज। आओ दिखा देता हूं इसका आंसर आपको, कुछ भी नहीं है, ये देखो यहां पर करा, सबसे पहले कंजम्पशन निकाल दी दोनों की और एवरेज स्टॉक निकाल दिया, उसके बाद आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा तो 360 से डिवाइड कर देना, और वैसे ही बता सकते हो फास्ट मूविंग कौन सा है, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है तो ये फास्ट मूविंग होगा। आओ चेक कर लेते हैं, 360 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये कम दिनों के लिए रखा जा रहा है तो ये फास्ट मूविंग हो गया, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहां से चल सकता हूं क्या आगे, बताओ चल सकते हैं, ठीक है। आओ आगे चलेंगे, तो चलो जी यहां तक अपना सब कुछ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 32। आओ देखो क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय पीकॉक लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर जस्ट एंडेड। अच्छा क्वेश्चन है, कैटेगरी ए लिखना, गलती से कभी पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है, बेटा ये सारा डाटा दे रखा है आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर जस्ट एंडेड, जो साल अभी खत्म हुआ है उसका ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है सर। आगे पढ़ो, फॉर द नेक्स्ट ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट द कंजम्पशन टू बी 20% हायर देन द लास्ट ईयर। क्या बोला, कह रहा है कि कंपनी को ऐसा लगता है जो कंजम्पशन पिछली बार थी अब उससे 25% ज्यादा होगी, तो कंजम्पशन तो ठीक है ना सर, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द कंपनी डिजायर टू होल्ड अ स्टॉक इक्विवेलेंट टू 3 मंथ कंजम्पशन एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, 3 महीने की कंजम्पशन जितना, 3 महीने की कंजम्पशन जितना रखना है। एक्सेस स्टॉक, अगर कोई भी एक्सेस स्टॉक बच जाएगा, इफ एनी हैव टू बी डिस्पोज ऑफ, वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा।
डिटरमाइन द परचेज क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर या डिस्पोजल क्वांटिटी, ये आपको निकालना है। अब देखो मैं निकालूंगा कैसे, ध्यान से सुनना। मेरे को अगले साल की कंजम्पशन बहुत आराम से पता चल जाएगी, जितनी अभी कंजम्पशन है अगले साल की कंजम्पशन मिल गई, ठीक है। अगर अगले साल की कंजम्पशन मिल गई तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन, सही है। अब कंजम्पशन मिल चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक का डाटा उसने दे दिया कि हर बार की कंजम्पशन का 3 महीने का अपने को क्लोजिंग रखना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग पता चल जाएगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का ओपनिंग होगा। तो इतना सारा डाटा मेरे पास गिवन है, तो यहां से परचेज आ जाएगा ना। अगर पॉजिटिव फिगर होगी तो परचेज आ जाएगी, नेगेटिव होगी तो सेल आ जाएगी, सिंपल सी बात है। हाँ सर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आओ करते हैं बेटा, ठीक है, चालू करें। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कितने मटेरियल है, ऐसे लिख देता हूं ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ परचेस या डिस्पोजल क्वांटिटीज, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज या डिस्पोजल क्वांटिटीज, ठीक है सर, निकालते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला है ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर है डी, ठीक है। आओ बेटा सबसे पहले कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी लास्ट ईयर की, तो पहले लास्ट ईयर की कंजम्पशन निकालते हैं। लास्ट ईयर की कंजम्पशन कैसे निकालोगे, यहां लिखता हूं पहला लास्ट ईयर कंजम्पशन, और लास्ट ईयर की कंजम्पशन कैसे आएगी, तो लास्ट ईयर की कंजम्पशन आएगी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सारा डाटा दे रखा है, लिखते हैं एक एक करके। तो पहले में आएगा 200, 150 और 180, यहां लिख देता हूं 200, 150 माइनस 180, जितना भी आएगा पूरा डाटा ढंग से लिखना। 200, 200, 320, 200 प्लस 200 माइनस 320, ठीक है। आगे आओ 150, 150, 285, 150, 150 और 285, और क्या है बेटा 250, 150, 265, 250, 250, 150 और 265। ये सारा डाटा आपको गिवन है, तो गिवन के हिसाब से लिख लो। पहला हो जाएगा 350 माइनस 180, ये आ गया 170, ठीक है, 170 kg। दूसरा हो गया 400 माइनस 320, 80। फिर आ जाएगा 300 माइनस 285, ये तो 15 आएगा शायद, हाँ 15, और 400 माइनस 265, 135, सॉरी 135। ये हो गई लास्ट ईयर की कंजम्पशन। अगर ये लास्ट ईयर की कंजम्पशन है तो मैं नेक्स्ट ईयर की कंजम्पशन निकाल सकता हूं। नेक्स्ट ईयर की कंजम्पशन, तो नेक्स्ट ईयर की कंजम्पशन कितनी आएगी, जो पहले नंबर में आया उसको 25% से बढ़ा दो, क्योंकि अगले साल 25% से कंजम्पशन बढ़ने वाली है। 170 में जोड़ दो 25%, ये आ गया 212.5। 25% था 20% था, 20% बढ़ने वाली है, सॉरी 20% कर लो, ठीक है। तो 170 में बढ़ा दो 20%, ये हो गया 204 किलो। आगे आओ 80 में बढ़ा दो 20%, 80 में बढ़ा दो 20%, 96। 15 में बढ़ा दो 20%, 18, और 135 में बढ़ा दो 20%, 162। ये कंजम्पशन आ गई, ठीक है। अच्छा अगर देखो मैं ऊपर फॉर्मूला लिखूं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन। बेटा अगर मैं बोलूं यहां से मुझे परचेज निकालनी है, परचेज कैसे आएगी बताओ, तो परचेज आएगी कंजम्पशन, कंजम्पशन में जोड़ दोगे क्लोजिंग माइनस करोगे ओपनिंग, ठीक है। तो आपके पास कंजम्पशन तो आई चुकी है, अब ये देखो कंजम्पशन आ चुकी है, अब पहले क्लोजिंग प्लस करूंगा फिर माइनस ओपनिंग। तो यहां लिख देता हूं, एक बार आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आ जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आओ तो पहले ओपनिंग स्टॉक को डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, सही बात है ना। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो अभी का ओपनिंग बनेगा, सही है, हाँ सर बिल्कुल सही। आओ कितना है लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, 180, 320, 285, 265, 180, 320, 285, 265, ठीक है। इतना दे दिया मेरे को, ओपनिंग हो गया, यहां तक सही है सब कुछ, यहां तक सब ठीक है। अब क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग था जितनी कंजम्पशन है 3 महीने की कंजम्पशन, यहां लिख देता हूं 3 मंथ की कंजम्पशन। तो 3 मंथ की कंजम्पशन कैसे आएगी, जो भी पूरे साल की कंजम्पशन है जो 2 नंबर में लिखी हुई है उसको डिवाइड कर दो 12 महीने से और मल्टीप्लाई कर दो 3 महीनों से, ठीक है। अगले साल की जो भी कंजम्पशन है ये पूरे साल की है, इसको 12 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला हो जाएगा 204,
उठाओ बेटा कैलकुलेटर, 204 को डिवाइड करो 12 से, मल्टीप्लाई करो 3 से, 51, पहला आ जाएगा 51। तो सीधा बोलो डिवाइड कर दो 4 से, बात तो सेम ही है। 96 को डिवाइड कर दो 4 से 24, 18 को डिवाइड कर दो 4 से 4.5, और 162 को डिवाइड कर दो 4 से 40.5। ठीक है, हाँ सर। अब आप निकाल लो परचेज की क्वांटिटी, तो बताओ परचेज कैसे आएगा। तो सर परचेज आएगा मेरा कंजम्पशन, कंजम्पशन में जोड़ोगे क्लोजिंग माइनस करोगे ओपनिंग। अगर ये फिगर पॉजिटिव आएगी तो परचेज है, नेगेटिव आएगी तो डिस्पोज ऑफ है। तो निकालते हो, पहला हो गया 204 प्लस में 51 माइनस में 180 75, पॉजिटिव आ रहा है तो 75 kg आया, और यहां लिख दूंगा साथ में परचेज क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगला देखो 96 में जोड़ो 24 माइनस करो 320, नेगेटिव में आ रहा है 200, तो नेगेटिव मत लिखना, यहाँ लिखो 200 kg और नीचे डाल देना डिस्पोज ऑफ, क्योंकि आपको ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, परचेज नहीं करना, ज्यादा है तो निकालना पड़ेगा। अगला 18 में जोड़े 4.5, ओहो 18 में जोड़े 4.5 माइनस करो 285, 262.5 ये भी डिस्पोज ऑफ है, अभी लिख दूंगा। ठीक है, अगला है 162 40.5 माइनस में 265 62.5, ये भी डिस्पोज ऑफ है। तो बस पहला ही परचेज था, ये भी डिस्पोजल है या डिस्पोज ऑफ है, कुछ भी लिख दो डिस्पोजल, और ये भी डिस्पोजल है। इसी के साथ हो गया ये क्वेश्चन भी यहां पर खत्म। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था और आपने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिया, बहुत नॉर्मल था, अलग टाइप का क्वेश्चन था, पेपर में पूछा जा सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको आ गया समझ में। ठीक है, बताओ जी सही है यहां तक सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलो। ठीक है सर, अब आओ, अब देखो लैंडेड कॉस्ट पे तो मैं अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट पे क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, इसको समझाना पड़ेगा मेरे को, अभी छोड़ो। अब एक बार पहले मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी हो भी गया था, 2 क्वेश्चन बचे। इनको खत्म कर देते हैं, 2 क्वेश्चन ना, आसान से 2 क्वेश्चन है। आओ सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आओ पढ़ना बेटा क्वेश्चन ध्यान से, 43 और 44 आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आओ देखो 43, आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स, आपने टेंडर इनवाइट करे तो 2 कोटेशन आई, एक है सप्लायर अरुण, एक है बाला। अरुण ने बोला मैं आपको सामान दूंगा 4.80 में, बाला ने बोला मैं आपको सामान दूंगा 4.50 एक यूनिट का, लेकिन साथ में 12,000 के फिक्स चार्जेस भी आएंगे। आपको अगर मेरे से सामान लेना है तो 12,000 के फिक्स चार्जेस हैं टू बी एडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चाहे आप जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदो, एक खरीदो चाहे 1,000 खरीदो, खर्चा तो लगेगा 12,000 का। ठीक है, ठीक है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको काट दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है प्रेजेंट स्टॉक, आज का स्टॉक है बेटा 35,000, आज का, जिस टाइम पे आप सोच रहे हो दोनों में से कितना सामान मंगाए, ये आज का स्टॉक है। तो जो आज का स्टॉक है वो रीऑर्डर लेवल बना। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, ये देखो पानी की बोतल, रीऑर्डर लेवल का मतलब कितना स्टॉक है जब आप बाहर वालों से मंगा रहे हो, तो आज स्टॉक है 35,000, तो ये रीऑर्डर लेवल है। एवरेज मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन है 10,000। ठीक है, मैक्सिमम लेवल है 80, मिनिमम है 30, और मिनिमम स्टॉक लेवल को ही सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक भी कहते हैं, आपको पता है। एडवाइस विद आर्ग्यूमेंट विद विच सप्लायर द ऑर्डर शुड बी प्लेस एंड देन व्हाट क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर। पहला किस सप्लायर के पास जाओ और कितनी क्वांटिटी मंगाओ, लेकिन पहले मेरे को क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, इधर सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है कई बार। देखो क्वेश्चन नंबर 43, सुनना, पहले थोड़ी सी एनालिसिस बताता हूं उसकी। 43 की एनालिसिस समझो पहले, नॉर्मल सी एनालिसिस है। सर मेरे पास 2 सप्लायर हैं, एक सप्लायर का नाम है अरुण और एक का नाम है बाला। ठीक है, अरुण दे रहा है 4.8, दूसरा दे रहा है 4.4, ये दे रहा है 4.80 पर यूनिट के हिसाब से सामान। बाला कह रहा है मैं कम में दूंगा, बाला कह रहा है मैं कम में दूंगा, लेकिन साथ में 12,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को निकालनी है रीऑर्डर क्वांटिटी। इसको रीऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी रीऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके 12,000 जोड़ूं, दोनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे दोनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जहां पर कॉस्ट कम होगी उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सिलेक्ट किसको करोगे, सिलेक्ट कर लोगे जिसकी कॉस्ट आ रही होगी मिनिमम। सही बात है, तो मेरे दोनों आंसर आ जाएंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितना सामान मंगाऊं, तो एक निकालना है आरओक्यू, एक निकालना है आपको आरओक्यू, बहुत आसानी से निकलेगा, और फिर ये निकालना है दोनों में से किसको चूज करें। ठीक है,
तो ठीक है सर, आओ आर ओ क्यू निकालेंगे अपना। पहले आप दिमाग लगाओ, ये लो क्वेश्चन आपके सामने, आप सोचो किस तरीके से होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले आप सोच के देखो कि सर ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। आओ ठीक है, करके देखेंगे आराम आराम से। क्वेश्चन आपके सामने, तो बेटा आर ओ क्यू के फॉर्मूले देखो कहां कहां आता है। सर एक तो आता है आर ओ क्यू मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में, या मैं बोलूं एवरेज वाले में भी आता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक, वहां से भी आर ओ क्यू आ सकता है। हाँ तो देखो आपको मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, पहले इसको लिख लेते हैं। मैक्सिमम है 80 और मिनिमम है 30। तो देखो यहां से मैं अपना मेन सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं, देखना मेन सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन में मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ आर ओ क्यू, मुझे आर ओ क्यू निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालूंगा देखना। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज स्टॉक लेवल, ये दे रखा है एवरेज, कंजम्पशन दी है, स्टॉक लेवल नहीं दिया, तो पहले एवरेज का स्टॉक लेवल निकालो। एवरेज स्टॉक लेवल देखो, एवरेज स्टॉक लेवल, कंजम्पशन नहीं स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक का लेवल कितना है, साथ में मिनिमम का स्टॉक लेवल कितना है बेटा, और डिवाइडेड में 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा। मैक्सिमम दे रखा है मेरे को शायद, मैक्सिमम है 80, मिनिमम है 30। मैक्सिमम है 80,000 यूनिट, ये है 30,000 यूनिट्स, डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज आ गया। तो एवरेज स्टॉक लेवल कितना आ गया पहले ये बताओ। एवरेज स्टॉक लेवल ये आ जाएगा 110, 110,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 55,000 यूनिट। ठीक है, हाँ सर। अब देखो एवरेज का एक फॉर्मूला और होता है, एवरेज को हम बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 और सेफ्टी स्टॉक, है ना। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, एवरेज का ये भी फॉर्मूला होता है। सही है, यहां से निकाल दूंगा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी स्टॉक पता है, क्योंकि सेफ्टी होगा मिनिमम, जितना मिनिमम है 30,000, क्योंकि जितना मिनिमम होता है उतना ही सेफ्टी स्टॉक होता है। सही बात है ना। ये लो यहां लिख भी देता हूं साथ में, ये कहां से आया, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का ही मतलब क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक। सही है, इक्वल टू 55,000। यहां से आर ओ क्यू निकाल लो, आर ओ क्यू बाय 2, ये हो जाएगा 55 माइनस 30। सही है, 55 माइनस 30, तो आर ओ क्यू कितना आ गया, आर ओ क्यू बाय 2 है 25,000, तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया 50,000 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया 50,000 यूनिट। निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगाओगे तो उसके लिए चाहिए होता है ROL, रीऑर्डर लेवल चाहिए होता है। तो रीऑर्डर लेवल देखो दे रखा है, अगर दूसरे फॉर्मूले से भी बताऊं, ये ROL दे रखा है मेरे को, ROL दे रखा है, फिर होता है ROQ, फिर होता है मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। तो जितना मंथली कंजम्पशन एवरेज है वही मिनिमम भी हो जाएगा, और पहले आपको लीड टाइम निकालना पड़ेगा, लीड टाइम निकालना पड़ेगा ROL के फॉर्मूले से, तो वो बहुत बड़ा जाता है। मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, आंसर दोनों से मैच होगा, करके देख सकते हो। रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया 50,000, ठीक है सर। अब जब रीऑर्डर क्वांटिटी आपने 50,000 निकाल लिया, अब ठीक है, अब अपन डिसीजन दे देते हैं। आओ, तो सर एक है अरुण, एक है बाला। अरुण का रेट क्या था भाई, अरुण का रेट है 4.8, दूसरे का है 4.4, इसका रेट है 4.8, इसका रेट है 4.40। ये 50,000 यूनिट मंगाएंगे तो कितना खर्चा, और यहां 50,000 यूनिट मंगाने के बाद अलग से भी एक खर्चा है 12,000 का। ठीक है, चलो अब आप बता दो, तो पहला कितना हो गया 50,000 इंटू में 4.8, ये हो जाएगा 2,40,000, ये हो गया 240। ठीक है, और नीचे वाला कितना हो रहा है 4.4 के रेट पे ले लूं 50,000 यूनिट, तो साथ में 12,000, ये हो गया 232, ये आ रहा है 2,32,000। ठीक है, तो बाला का जो कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट बाला, बाला को सिलेक्ट करो, हैविंग मिनिमम टोटल कॉस्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन, हैविंग मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मिसलेनियस में डाला हुआ है इसको। वैसे ये लेवल्स के ऊपर ही है क्वेश्चन, अगर आपको लेवल्स के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सही है, एक क्वेश्चन और करेंगे बस आज की क्लास में। यहां तक सही है ना सब कुछ, ये लो आप ये नोट कर लो आराम से, ये लो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो बस एक क्लास और लगेगी मेरे हिसाब से, एक क्लास में बहुत आराम से आपका खत्म हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, देखो 4 से 5 क्लास लगनी है, और हमने कहीं कोई फालतू मजाक नहीं करा, कुछ नहीं करा, पूरा ध्यान लगा के अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझा, एक एक क्वेश्चन हाथ से करा है। आओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैटेगरी ए लिखना है इसको। देखो रॉ मटेरियल है AXE, एक रॉ मटेरियल है जो 150 रुपए का है, दूसरा है जो 90 रुपए का है, आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए। ठीक है,
तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी पिक्चर यहाँ बनाते चल रहा हूँ क्वेश्चन की, ताकि एनालिसिस समझ आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 44, अगर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा लगे तो पहले एनालिसिस बना लिया करो। देखो एनालिसिस में क्या लिखूं, एक प्रोडक्ट है ए के लिए लग रहे हैं दो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या लग रहे हैं बेटा, एक है AXE और एक BXE। ये लो एक बना देते हैं, इसमें लगा एक रॉ मटेरियल AXE, एक लगा BXE, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब 50-50% लगा होगा, ठीक है। और मिल रहा है 150 और 90 का, ये मिल रहा है बाहर से 150 का, ये मिल रहा है 90 का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्कआउट टू बी 25% ऑफ द प्रोडक्ट। 25% ऑफ द प्रोडक्ट क्या निकल कर आया आपका, लॉस निकल करके आया। मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे रखी है, नॉर्मल लॉस है 25%, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑफ प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब है ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट का, ठीक है सर, सही है सब कुछ। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। द एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट है, एंड प्रोडक्ट इज प्राइस विद द मार्जिन ऑफ 20% ओवर द टोटल कॉस्ट, 20% ऊपर से रखते हो, ठीक है। मटेरियल BXE इज नॉट अवेलेबल एंड सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल CXE हैज बीन फाउंड 75 रुपीज का जो मिल रहा है। अब इसने क्या बोला, देखो अब ये वाला जो मटेरियल है ये अवेलेबल नहीं है, ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है भाई, अवेलेबल नहीं है। इसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है CXE जो सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है भाई, सस्ता मिल रहा है मतलब उसकी क्वालिटी पे डाउट होगा, पता नहीं अच्छी हो बेकार हो। इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोपोर्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन द मिक्सचर एज लो एज पॉसिबल। ये बोला है इसका मिक्सचर कम से कम रखना, मिक्सचर रखना है एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है और अभी हमें B नहीं मिल रहा, इसीलिए हम CXE ले रहे हैं और CXE में प्रोपोर्शन कम रखना है। एंड द सेम टाइम मेंटेनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल। क्या बोला, सेलिंग प्राइस आपको सेम रखना है। इंश्योर द सेम क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सेम रखना है, प्रॉफिट भी सेम रखना है, सही है सर, सेलिंग प्राइस भी सेम रखना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेशियो ऑफ मिक्स ऑफ AXE और CXE। कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस को भी सेम रखो अमाउंट में, प्रॉफिट को भी सेम रखो अमाउंट में, तो AXE और CXE का रेशियो बता दो कितना यूज होगा मटेरियल में। ये क्वेश्चन है पूरा, अपन ने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब अपना मेन सॉल्यूशन चालू करते हैं, यहां चालू कर रहा हूं मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले निकाल रहा हूं प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, यहां लिख देता हूं पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, अभी का सेलिंग प्राइस कितना है एंड प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है। पहले ये सब निकाल लेते हैं ना, आओ प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो इनपुट में से माइनस करोगे नॉर्मल लॉस तो निकल करके आता है आउटपुट। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा यहां तक तो सही है, हाँ। अब यहां एक काम करूं, लेट आउटपुट बी, आउटपुट को मान लेते हैं 1 किलो का आउटपुट है, मान लो खाली कि अगर 1 किलो का आउटपुट है आपका, x मान लो, कुछ भी मान लो, मैं 1 मान लो, ठीक है। देयरफॉर इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट नॉर्मल लॉस कितना था बेटा, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में लिखा है 25% है आउटपुट का, तो 25% ऑफ 1 kg और आउटपुट है 1 kg, ठीक है। तो इनपुट कितना आएगा, पहले इनपुट बता दो। देयरफॉर इनपुट हो गया मेरा 0.25, ये है 1, तो इनपुट आ जाएगा 1.25 kg। और अगर इनपुट 1.25 kg है तो ये अभी मिक्स प्रोपोर्शन में चल रहा है, इसमें अभी जो डल रहे हैं वो डल रहा है AXE और BXE, सही है, एक AXE है एक BXE है, ठीक है। 50-50% इक्वल है दोनों, तो कितना कितना डल रहा होगा, 1.25 को डिवाइड कर लो 2 से, ये डल रहा होगा 0.625 kg और ये भी डल रहा होगा 0.625 kg, ठीक है। अब अपन बना देते हैं सब कुछ, इतना सही है क्या, हाँ सर सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आओ अब सेलिंग प्राइस निकाल दें, तो छोटी सी एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं। आओ आपने बनाई छोटी सी कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में सबसे पहला खर्चा आएगा मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट में कितना खर्चा दिखाऊंगा, मटेरियल कॉस्ट में एक आएगा AXE, एक आएगा BXE। AXE कितना आ रहा है 0.625 kg और दूसरा भी कितना आ रहा है 0.625 kg, सही है। कितने कितने का सामान मिल रहा था बेटा, सामान बताना कितने कितने का था, 150 और 90, ये मिल रहा है 150 पर kg, ये मिल रहा है 90 पर kg। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, मटेरियल कॉस्ट बताना, 150 इनटू में 0.625, ये आ गई 93.75 रुपीज की, अगर रुपए में लिख दूं,
और 0.625 को मल्टीप्लाई कर दो 90 से तो ये आ गया 56.25। यहां तक सही है? हाँ, ये हो गई मेरी मटेरियल कॉस्ट। ये हो गई मटेरियल कॉस्ट, कितनी हो गई? प्लस 93.75 ना, ये आ गई 150। मटेरियल कॉस्ट लग चुकी है 150 रुपए की, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर ठीक है। अब इसके बाद उसने बोले थे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लिखा हुआ है ना, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आप देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोडक्शन एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, कहां गए? ये रहे। प्रोडक्शन एक्सपेंस 40%, सॉरी प्रोडक्शन एक्सपेंस है 40% और 20% का प्रॉफिट है, तो ये है 40%। प्रोडक्शन एक्सपेंस है 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो 150 का कर लो 40%, ये आ जाएगा 60। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई, और तो कोई कॉस्ट ही नहीं दे रखी, तो टोटल कॉस्ट आ गई 150 और 60, 210 रुपए की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब उसने बोला था प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, 20% बोला है कॉस्ट का, कॉस्ट है 210, कॉस्ट है 210, ये हो गया 42, तो सेलिंग प्राइस आ गया 210 प्लस 42, ये आ गया 252। यहां तक तो सही है सब कुछ? यहां तक सही है, पहले इतना नोट करो। ठीक है, खत्म हो गया, बस 5 मिनट और, खत्म हो गया। पहले यहां तक देखो, यहां तक कोई भी डाउट है? क्लियर है सब कुछ? आराम से देखो और मुझे बताना क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? अब सुनो, अब अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से, ठीक है, यहां पर सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूं, नीचे बताऊंगा सब, देखना। अगर अब मैं बोलूं जब सब्स्टिट्यूट का केस आ गया, तो जब सब्स्टिट्यूट का केस आ चुका है तो सब्स्टिट्यूट में मेरे को ये रखना है 252 ही, सेम रखना है। ठीक है, सेम रखना है, प्रॉफिट भी सेम कमाना है। अगर प्रॉफिट भी सेम कमाना है तो मैं ये बोल सकता हूं ये भी 210 ही आएगा। यहां तक तो सही है सब कुछ? अब बेटा मेरी बात मानो, बिलीव करो, अगर ये 210 आएगा तो कंफर्म है ये भी 60 और 150 आएगा। पहले मैं आपको इतना चेक करा देता हूं, ठीक है, ये भी सेम आएगा। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ध्यान से सुनना, देखो सेम आएगा इतना, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर सब्स्टिट्यूट का केस उठाते हैं तो टोटल कॉस्ट मेरे को रखनी है 210, टोटल कॉस्ट रखनी है 210। ठीक है, टोटल कॉस्ट में दो हिस्से हैं, एक है मटेरियल कॉस्ट और एक है प्रोडक्शन के खर्चे, मतलब फैक्ट्री के खर्चे। दोनों का मिला के सम आ रहा है 210, सही बात है ना? हाँ, तो जितनी भी मटेरियल कॉस्ट है, मान लो मटेरियल कॉस्ट मेरी जितनी भी है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है उसका 40%, 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 210। आप यहां से मटेरियल कॉस्ट निकाल के देख लो, ये हो गया 140%, है ना? 140%, या इसको ऐसे लिख दूं, 40% को 0.4 लिख दे, ये हो गया 0.4। अगर ये 0.4 हो गया तो यहां आ जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 210। तो मटेरियल कॉस्ट आ गया 150, चेक कर लो, मटेरियल कॉस्ट आएगा 210 डिवाइडेड बाय 1.4, कितना आएगा? 210 डिवाइडेड बाय 1.4 था ना, डिवाइडेड बाय 1.4, ये आ गया 150। मैंने आपको चेक भी करा दिया, देखो मटेरियल कॉस्ट भी सेम है। तो मटेरियल कॉस्ट तक सब कुछ ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। नाउ रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे? रॉ मटेरियल बताओ बेटा। रॉ मटेरियल होगा एक AXE और एक होगा CXE। कितना यूज होगा सुनना, टोटल रॉ मटेरियल, जो टोटल रॉ मटेरियल यूज करना था वो करना था 1.25 kg। ठीक है, क्या ये लिखा हुआ था कि टोटल रॉ मटेरियल 1.25 kg है? हाँ, देखो दिखा देता हूं, ऊपर टोटल रॉ मटेरियल था कितना, इनपुट, इनपुट कितना था 1.25 kg, सही है? हाँ सर, तो टोटल तो रॉ मटेरियल यूज करना है, इनपुट यूज करना है, वो करना है 1.25 kg, सही है? अब अपन ऐसा मान लेते हैं इस 1.25 में से लेट कर लेता हूं यहां यूज हुआ x किलो, अगर यहां x हुआ तो यहां यूज हुआ होगा 1.25 माइनस x, सही बात है ना? हाँ, अब आप निकाल दो टोटल मटेरियल कॉस्ट। आओ, तो मेरे को नेक्स्ट केस में भी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट मेरे को कितनी रखनी है? मेरे को रखनी है 150, सही बात है? हाँ, अब 150 कैसे आएगी? AXE की कॉस्ट और CXE की कॉस्ट मिला करके 150, सही है? अब आ जाएगा प्रोपोर्शन, देखो AXE है x और CXE है 1.25 माइनस x। ठीक है, परचेज प्राइस कितना? AXE का परचेज प्राइस बोलो 150 और उसका जो नए वाला था उसका प्राइस कितना है? 75। तो 150 और 75, ये मिल रहा है 150 पर, ये मिल रहा है 75 पर, टोटल कॉस्ट है 150, सही है? हाँ सर सही है। आओ इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 150x प्लस
1.25 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 93.75, माइनस में 75x इक्वल टू में 150, सही है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75x और यहां हो जाएगा 150 माइनस 93.75, x की वैल्यू हो गई 150 माइनस 93.75, 56.25 और डिवाइड कर दो 75 से, डिवाइड कर दो 75 से, तो x आ गया 0.75। बेटा x आ रहा है 0.75 kg, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, मुझे पता चल गया AXE कितना लगा और CXE कितना लगा। ये लगा था x, ये लगा था 1.25 माइनस x, तो ये लगा है 0.75 kg 0.75 और ये लगा है 1.25 माइनस 0.75। बताओ कितना आ जाएगा, आप बताओ। 1.25 माइनस में 0.75, ये आ जाएगा 0.5 kg, सही है। अब आप रेशो निकाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। रेशो, रेशो कितना हो जाएगा AXE और CXE का रेशो, ये हो जाएगा बेटा 0.75 इज टू 0.5, तो रेशो कितना आएगा 0.75 है डिवाइडेड बाय 0.5, 1.5 इज टू 1, या इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं ना 3:2, तो नॉर्मल रेशो आ जाएगा 3:2, ठीक है। कैसे 3:2 आएगा, ऐसे देख लो, एक है आपका 0.75 और एक है 0.50, तो डेसिमल से डेसिमल कटा, 25 3 जा 25 2 जा, तो रेशो आ गया 3:2। जो पहले रेशो आपको 50-50% रखना पड़ रहा था, अब रेशो रखना पड़ेगा 3:2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक बार देखो, आराम से देखो, यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ बेटा। तो इस हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूं, ठीक है, बस उसके बाद खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है उसके बाद। देखो एक बार पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझो क्या था। मैंने आपको बोला अपने को करना क्या था क्वेश्चन में, आपको पहले ए के लिए दो रॉ मटेरियल दे रखे थे, एक AXE एक BXE, दोनों का 50% शेयर था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपन क्वेश्चन कर रहे थे BXE अब यूज नहीं होगा तो उसके लिए CXE चाहिए, और नॉर्मल लॉस वगैरह दे रखा है, नॉर्मल लॉस लिखा हुआ था, आउटपुट गए। अपन ने लेट कर लिया 1 किलो, आपको लेट 1 किलो नहीं करना 100 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, XY में बच्चा फंसता है इसलिए 1 और 100 से क्वेश्चन कराया, ठीक है। सबसे पहले इनपुट निकाला, इनपुट के बाद पहले जितना यूज हो रहा था उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन कर दिया। अब मैंने बोला अगर सब्स्टिट्यूट है, चाहो तो साथ में बना देना, अगर सब्स्टिट्यूट है तो बेटा ये भी सेम रखना है, ये भी सेम, ये सेम रखना है तो ऊपर का सारा सेम चलेगा। अब मैंने यह इक्वेशन बना ली AXE की कॉस्ट की और CXE की कॉस्ट की, कि दोनों की मटेरियल मिला करके 150 होगा, दोनों का मटेरियल कॉस्ट मिला के 150 होगा। तो मैंने यहां पर लेट कर लिया सब, देखो कि अगर रॉ मटेरियल 1.25 है, अगर AXE में कुछ लगा तो कुछ CXE में लगेगा, और उससे सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब बताओ मुश्किल या आसान? बहुत आसान सर, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन साथ में करे हैं इसके। जरूर रिवाइज करना, बाकी मिलेंगे अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।